हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अभी आपके साथ में 3 पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाला हूँ। मार्केट हमारा क्लोज हो चुका है और उसके बाद में हमको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। अभी जो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है उसके ऊपर डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ में। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा जितना मैं समझ रहा हूँ G7 को लेकर के, और उसके बाद में तुरंत अभी ब्रेकिंग न्यूज़ में और अभी कंटिन्यू लाइव है नाटो का भी मीटिंग नेक्स्ट अभी स्टार्ट हो गया है। वो ब्रसेल्स में स्टार्ट हुआ है। ब्रसेल्स बेल्जियम में है, यूरोप के अंदर। और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नाटो के अंदर 12 कंट्रीज़ है, 12 कंट्रीज़ है। वो कौन कौन सी है मैं एक दफ़े रिपीट करता हूँ, उसके बाद में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है, आइसलैंड है, इटली है, लक्समबर्ग है, नेदरलैंड है, नॉर्वे है, पोर्टुगल, the United Kingdom and United States in 1952. Greece and Turkey become member of the alliance joined late by West Germany in 1955 and Spain in 1982. मतलब ये 12 कंट्री, इसमें से 2 कंट्री ने, एक ने 55 में और एक ने 1982 में ज्वाइन किया। चलो एक मैटर ये हो गया अपने को, कौन कौन सी कंट्री आपको ख्याल आ गया। दूसरा, नाटो को लेकर के मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नाटो के अंदर जो वहाँ के सेक्रेटरी है, उन्होंने उनका जो एजेंडा है, उनके सेक्रेटरी का नाम है, नाटो के जो सेक्रेटरी उसका नाम है जेंस स्टोलनबर्ग है। उन्होंने 12 के 12 जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं उनके मीटिंग स्टार्ट होने के पहले उन्होंने एक एजेंडा बताया। उन्होंने टोटली ये बात बोला है कि जिस हिसाब से G7 के अंदर भी एक चाइना का मैटर डिस्कस हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस बात का वेटेज बहुत है और आप समझ भी रहे हैं बात को, और ये स्वाभाविक भी है कि वो मैटर को डिस्कस हुआ जबकि चाइना और इंडिया ऑलरेडी उसके अंदर मेंबर नहीं है G7 के अंदर। तो इंडिया का मैटर इतना डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ का हुआ है, चाइना का। अब दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी नाटो के अंदर जो है उनके जो मैंने बताया सेक्रेटरी, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि हम जो चाइना का मैटर है उसके ऊपर हम कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे, लेकिन हमारा मेन मुद्दा रहेगा कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के। एक ये पॉइंट हो गया। तो मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड की कोई भी मीटिंग हो, चाहे G7 की हो, चाहे नाटो की हो, और नाटो अभी स्टार्ट है, रनिंग है। अभी आपको बताऊँगा मैं लक्समबर्ग में जो कि बेल्जियम के अंदर है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वहाँ पर यही मैटर डिस्कस हो रहा है। और दूसरा, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना को बायकॉट करके अदर कंट्री के साथ में अलायंस की बात हो रही है। फिर वो चाहे आपके जापान के सुगा हो, फ्रांस के मैक्रोन हो, और यूके के बोरिस जॉनसन हो, और बेल्जियम के जो अपने, जिसको बोलना चाहिए कि बेल्जियम की जो लेडी है आपके चांसलर, वो कोई भी हो, यूएसए के बाइडन क्यों नहीं हो, वो सभी का एक ही मत है कि किसी भी हालत से चाइना को हम जो है, ये जो काम हुआ है पिछले टाइम के अंदर, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक लेसन देने के लिए उनका जो बिजनेस है वो दूसरी जगह डाइवर्ट हो रहा है। तो उसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगा, मेरा कहने का मुद्दा यही है कि ये सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा इंडिया को होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से वो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनको जो बिज़नेस चाहिए, तो दे आर रिक्वायर्ड, बड़ी कंट्री उनको चाहिए, बड़ा कंजम्पशन चाहिए उनको। तो उसमें अभी फ़िलहाल चाइना के बाद में इंडिया का ही नंबर लग रहा है। उसको देखते हुए बाकी पॉइंट है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो 2 G7 और नाटो की मीटिंग है उसका मैक्सिमम बेनिफिट इंडिया को ही मिलने वाला है। और पर्टिकुलरली नाटो के लिए ऐसा भी बोला जाता है कि इट्स ए पर्टिकुलरली मेकिंग 1949 में ये बनी थी। उसका मेन रीज़न है डिफेंस साइड से। और चाइना आप देखेंगे तो पिछले ईस्ट और साउथ सी के अंदर आप देखेंगे तो जो एक्टिविटीज़ कर रहा है पिछले, आप देखेंगे 2-3 महीने से, तो वो बहुत ही घिनौनी, जिसका कि बहुत दफ़े पूरे वर्ल्ड में अपोज हो चुका है। यूएन ने बहुत दफ़े बोला है इनको। उसके बाद में आप देखेंगे तो इनकी जो नियरेस्ट कंट्रीज़ है आपके, इंडोनेशिया हो गया, फिर मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, और उसके बाद में आपके हांगकांग है, और ताइवान है, जापान है। ये सभी की जो टेरिटरी है, मतलब सी रूट के अंदर जा कर के जिस हिसाब से इनकी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो फिशिंग को कैच करने के लिए और अदर एक्टिविटीज़ हो, या ट्रेनिंग की हो, अपने नेवी की अपनी पावर बताने की हो, ये सबको लेकर के बहुत ज़्यादा अपोज हो रहा है। और यही सब बात डिस्कस होगा। और उसमें
जो इंडिया के लिए ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। कहने का मतलब वो जो फंड है पूरा डाइवर्ट होकर के इंडिया में आएगा। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दूसरा मैं आपको ये बताऊँगा कि अभी आप देखेंगे तो अपने इजराइल के अंदर जो सत्ता का जो चेंज हुआ, मतलब वहाँ के जो पीएम है वो चेंज हो चुके हैं। पहले नित्यानु बेंजामिन थे, वो अभी हट चुके हैं, उनकी जगह नए पीएम आए हैं। उनका नाम भी बता दूंगा, नफ्ताली बेनेट करके हैं। उनकी पार्टी का नाम यामीना पार्टी के वो हैं, और वो अभी वहाँ के पीएम बने हैं। अब देखना ये है कि वो क्या किस टाइप के हैं, किस उनका सोच कैसा है, आने वाले टाइम में हमको मालूम पड़ेगा किस हिसाब से हमारे रिलेशन रहते हैं इंडिया के उनके साथ में। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा मैंने नाटो का बताया, G7 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है 11 से 13 तक का। अब नाटो के अंदर ये मीटिंग चलेगी, उसमें जैसे जैसे मेरे को मैसेज मिलेगा मैं आपको बताते जाऊँगा। लेकिन इसका मेन मोटो मैंने आपको बता दिया, जो इसका एजेंडा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसमें ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन इमिशन का फोकस होगा। और डिफेंस को लेके इसका संगठन जो है वो कब हुआ था वो भी बता दूंगा मैं आपको, वो बताना चाहूँगा। और ये डिफेंस के लिए जाने जाते हैं, तो उसमें नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इसको, इसका पूरा नाम है नाटो। तो ये है मिलिट्री अलायंस इस्टेब्लिश बाय द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी इंटू ब्रैकेट में ऑल्सो कॉल्ड द वाशिंगटन ट्रीटी, इसको वाशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं। ऑफ अप्रैल 4 मतलब अप्रैल 4 1949 को इस्टेब्लिश हुआ था नाटो। और आफ्टर वर्ल्ड वार टू के बाद में जब जर्मनी को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कंट्री ने मिल करके उसके ऊपर उसको कंट्रोल किया था अटैक करके, और उसी के बाद इसकी रचना हुई थी और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो मेन इसका मोटो मैं बताऊंगा, जो चाइना का जो मिलिट्री के अंदर और जो देखेंगे आप जो एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल में लाने के लिए। और दूसरा इसके अंदर एक बहुत बड़ा उनके जो सेक्रेटरी ने बात बोली है कि ये पहले भी बात डिस्कस हुई है, उन्होंने बोला है कि मिलिट्री के अंदर मतलब डिफेंस के अंदर भी वर्ल्ड के अंदर जो 12 कंट्री तो है ही, और बाकी के अंदर भी जो ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन इमिशन को जो मिलिट्री के अंदर है उसको भी जीरो मतलब नेचुरलिटी पे 2050 तक करने का एक लक्ष्य रखा गया टारगेट। और आपको मैं यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये टारगेट इतना इजी नहीं रखा जाता है, ये सभी कंट्री का एक एग्रीमेंट बनता है। और अगर वो जो कंट्रियाँ इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है वो अगर एग्रीमेंट पे साइन करती है और उसमें पेनल्टी और बहुत सी कंडीशन, वो इनकी मीटिंग जो होती है और जो इनके हेड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सेक्रेटरी हुआ कंपनी को, वो सबको मिल करके नक्की किया जाता है। और उसके बाद में जो पेनल्टी है, जो भी कंडीशन रखी गई है वो फुलफिल करनी पड़ती है। मतलब इसके अंदर फाइनेंशियल और कुछ कंडीशन आर ऑल्सो इन्वॉल्व, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। और सब उस पर सिग्नेचर करते हैं तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो 2050 का जो डेडलाइन दिया है, मतलब जो डिफेंस अभी है उसके अंदर भी कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेज इन्वॉल्व हो चुका है, ये ध्यान में रखना। तो ये सेक्टर कितना पॉजिटिव हो जाता है वो एंगल से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैटर हो गया आपको, उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से सेक्टर, थोड़ा भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो अब हमको ऐसी टेक्नोलॉजी को फाइंड आउट करना है जो ग्रीन हाउस और कार्बन इमिशन को कर्ब करती है और मिलिट्री में यूज़ हो रही है, बराबर। दूसरा, जो डीजल पेट्रोल यूज हो रहा है उसकी जगह उनको ऐसा कुछ ऑप्शन लाना पड़ेगा, या तो उसके अंदर कार्बन इमिशन कम हो या जनरेट नहीं हो, या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी वो एडॉप्ट करेंगे, बराबर। उसके अलावा जो वो ट्रेनिंग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे तो चाइना का पिछले 6 महीने में 8 महीने में चाइना का है, आप देखेंगे जापान का है, यूएसए का मैक्सिमम है, उसके बाद में आप सबसे बड़ा रशिया है, और ये नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, आप देखेंगे यहाँ पे फ्रांस है। ये सभी लगभग टाइम टू टाइम अपनी एक एक्सरसाइज करते हैं डिफेंस को लेकर के, और उससे भी कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। वो जो वातावरण को खराब करता है उसके लिए अभी डेडलाइन दी है। तो हो सकता है इसके अंदर भी कुछ कंडीशन रखी जाए जिससे कि ऐसी एक्टिविटीज़ कम हो, और जो हमारा वातावरण प्रदूषित होता है उसको हम कंट्रोल में, हम मतलब पूरा वर्ल्ड एक सुरक्षित दायरे में अपना सांस ले सके। इस हिसाब से कुछ बात बन सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, ये मैटर को डिस्कस हो रहा है, मतलब 3 मैंने आपको एजेंडा बता दिए। एक तो जो पावर को मतलब डिफेंस को लेकर के बोला कि इनका डेडलाइन दे दिया है कि 2050 का। उसके बाद में चाइना को जहाँ तक हो सके वहाँ तक बिजनेस उनके मतलब रिवर्स करके दूसरी कंट्री में देना, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 जिसके अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको कि उनके जो बोला हमने ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन इमिशन और अपने पूरे विश्व के अंदर एक शांति का स्थापना हो, ये उनका मेन मोटो है। और यहाँ पे मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी साल बाद में जो रशिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में शांति की बात करी है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूंगा, अगर नॉर्थ कोरिया के जो अपने प्रेसिडेंट है वो अगर शांति की बात करते हो सबके लिए एक अचरज की बात होगी, ऐसे ही पुतिन ने जो बोला है कि अभी विश्व में शांति चाहिए, तो एक बहुत ही
पॉजिटिव साइन जाता है, मतलब क्योंकि ये दो नेता एक ऐसे हैं वर्ल्ड के कि जहाँ जो उनके लिए प्रिडिक्ट करना कुछ भी बहुत मुश्किल है। तो हो सकता है पुतिन साहब का कुछ विचार चेंज हो गया और वर्ल्ड के लिए शांति चाहते, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा। अभी मीटिंग चालू, और भी कुछ आउटकम होगा तो मैं आपको बताऊँगा। और मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना चाहूँगा जो डोमेस्टिक साइड से, इंडिया की साइड से। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं आपको अभी अदानी एंटरप्राइज के ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने पढ़ा भी है और मैं काफ़ी टाइम से भी बोलता हूँ, आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है कि हमारी कैपिटल भी सेफ रहे और हम अर्न भी कर सकें और हमारी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं हो। तो मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि जो हमारे पास आइडल मनी है 6 महीने 8 महीने के लिए, साल 2 साल के लिए, वो आइडल मनी को ही हमको लगाना है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जो अनसर्टेन होती है, किसी की बियॉन्ड कंट्रोल नहीं होती है, वो एक फ्रॉड टाइप का होता है जो कभी भी डिक्लेयर होता है गवर्नमेंट के थ्रू, या कोई भी चेकिंग आती है, जो भी है वाट एवर में भी, या कोई फ्रॉड भी हो, तो उस टाइम अगर मार्केट किसी टाइम से कुछ पर्टिकुलरली आइटम में या कोई सेक्टर में क्रैश होता है तो हम 15-20 दिन, महीना अगर रुक सकते हैं तो वो आइटम वहाँ से वापस रिवर्स करती है, अच्छी आइटम होती है। तो मैं अभी अदानी ग्रुप के लिए ये बोलना चाहूँगा कि उसमें काफ़ी सवालिया निशान हो गए। और मैंने आपको जैसे सुबह बताया कि उसके अंदर जो NSDL करके है उनकी इंक्वायरी आई है और उसमें 3 फॉरेन की जो कंपनीज़ है जिसके थ्रू अपने FBI फॉरेन के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था अदानी ग्रुप के अंदर। और आपको ये भी बताना चाहूँगा उसके अंदर कौन कौन सी थी। अलबाला इंडस्ट्रियल करके है, इन्वेस्टमेंट करके है, उसके बाद में क्रिएस्टा इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद में APMS, ये 3 जो एब्रॉड की है FBI है करके ये इन्वेस्टमेंट कर रही थी अदानी के अंदर। उनका टोटल इन्वेस्टमेंट 43,500 करीब जा रहा है। उस पर अभी NSDL का स्क्रूटनी चलेगा, चेकिंग चलेगा। अब जो आउटकम आएगा वो हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूँगा, अदानी ग्रुप की कंपनी, आज भी मैंने आपको बताया, वीडियो में बोला था कि अदानी एंटरप्राइज मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। एक डील भी हुई है उसके अंदर जापान के साथ में 3-3.5 बिलियन की, और फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। लेकिन ये सब कंपनियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आप कुछ कंपनी देखेंगे तो 1500, 1600 गुना, और इनका PE अगर आप देखेंगे तो प्राइस अर्निंग जो है 190 के ऊपर, मतलब 190 गुना अर्निंग प्राइस के ऊपर चल रही है। तो वैसे देखा जाए तो इसमें रिस्क तो खड़ा ही है, और जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो रिस्क को देखते हुए ही कर रहा है। फिर मैं आपको बोलूँगा, अभी जब तक इसका आउटकम नहीं आता है हमको दूर रहना है। और अगर जिसको प्रॉफिट मिल रहा है, जैसे अदानी एंटरप्राइज में मैं बोलूँगा प्रॉफिट मिल रहा है, हो सकता है कल अदानी एंटरप्राइज गैप में ही खुलेगा, क्योंकि वो कंपनी अच्छी है, कोई डाउट नहीं इसमें। और अदानी ग्रुप के लिए इतना बड़ा अमाउंट कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ, अदानी ग्रुप की बात करूँ, वैसे अमाउंट बहुत बड़ा है 43,500 करोड़, लेकिन अदानी ग्रुप के लिए, और अगर कुछ उसमें फेयर रिपोर्ट आती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई खराब आउटकम आता है तो ये खराब होगा, और सबके लिए और पूरे मार्केट के लिए। मैं आपको फिर बोलता हूँ, अभी अदानी ग्रुप से थोड़े टाइम के लिए दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। उसके अलावा और भी बहुत से सेक्टर है, बहुत सी कंपनी है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपको इतना ही करूँगा, और ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए इंडियन भी, और एज ए मेरे व्यूअर्स, और एज ए यूट्यूबर के हिसाब से मेरे को बताना चाहूँगा आपको कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको जहाँ तक हो सके वहाँ तक अलर्ट करूँ, और आपका कैपिटल जो है उसको सेव करना माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अर्निंग अगर 2 दिन लेट होगा चलेगा, लेकिन कैपिटल वी मस्ट बी सेफ इट। तो मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ, 2-2.5 महीने का ओरिजिनल लेकर के चले। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी क्या आउटकम आता है वो देखेंगे। लेकिन फिर मैं आपको बोलूँगा कि अदानी ग्रुप की कंपनी पिछले 6 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। उसके ऑप्शन में मार्केट में और भी बहुत सी कंपनी अच्छी अवेलेबल है। हो सकता है थोड़ा हमको स्लो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट लेने के उसके अंदर हम अगर अपना कैपिटल भी लॉस करेंगे, ये ठीक बात नहीं है। और किसी भी के जो आप देखेंगे तो यूट्यूब में और चैनल्स पे और न्यूज़ के ऊपर कोई भी आपको कुछ भी बताए तो ब्लाइंड फेथ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा, इवन चाहे मैं भी आपको बता रहा हूँ तो मैं आपको इसीलिए बार बार बताता हूँ कि हमको सामने वाला क्या बोल रहा है ये समझने के लिए अगर हमने थोड़ी स्टडी करने की होमवर्क किया हुआ है तो हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि उसके परसेप्शन में और उसके जो नैरेटिव्स है उसके जो बता रहा है हमको, उसके अंदर ब्लाइंड फेथ करके हम काम नहीं करें, और हम अपना भी थोड़ी स्टडी करेंगे तो हमको पूरा ख्याल आ जाएगा कि हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। तो मैं हमेशा आपको ये बात अलर्ट करता हूँ, और हमेशा मैंने आप देखिए मेरा 2.5-3 महीने होने आया वीडियो के अंदर, मैं कंटिन्यू बनाता हूँ, और मैं हमेशा मेरा एक ही मोटो होता है कि मैं आपको कुछ बताऊँ, आप भी समझ सके मार्केट को, यही मेरा मोटो होता है। मैं आपको कितनी दफ़े बोल चुका हूँ कि खाली स्क्रिप्ट देने से आपको मैं स्क्रिप्ट दे करके अलग हो जाऊँ, ऐसा मेरा मोटो नहीं है, ऐसा मेरी इच्छा भी नहीं है।
मैं आपको खुद आप समझ सकें, खुद आप स्क्रिप्ट निकाल सकें और आपको मार्केट में जब आप देखें तो आप खुद अंडरस्टैंडिंग कर सकें कि इसमें क्या करना चाहिए, वो आपको मेरे साथ में मैं बनाना चाहता हूँ और आपको मैं डिलीवर करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यही प्रयास रहता है और मैं कभी भी इंट्राडे का आप देखेंगे तो बहुत कम देता हूँ, उसमें भी मैं आपको सेफ रह करके ही बोलता हूँ हमेशा। और लॉन्ग टर्म के लिए मतलब आपको एक्स्ट्रा मनी जो पड़ी उसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा मैं आपको बोलता हूँ। तो ये बातों का ध्यान रखना आगे भी। और आपके पास में ये सब बातों के लेकर के कोई अगर कमेंट है तो आप मेरे को भेजिए, मैं उसका स्वागत करूंगा और आपको रिप्लाई दूंगा। तो बाद में यही बोलूँगा यहाँ पे कि ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना ध्यान से काम करें। पर्टिकुलरली आने वाले टाइम के लिए अदानी ग्रुप के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। और अदानी एंटरप्राइज में अगर जिसने प्रॉफिट मिल रहा है उसको, तो आज वो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हुआ है, 400 450 पॉइंट के महीने, 400 450 रुपये माइनस होकर के वो लगभग 100-150 पॉइंट ही माइनस रहा है। कंपनी भले अच्छी है लेकिन जब तक ये आउटकम पूरा फाइनल नहीं होता है, और काफ़ी बड़ी हुई कंपनी है ये सब, इसमें आप देखेंगे तो 300 400 गुना, 1500 1600 गुना कंपनी बढ़ी हुई है। तो इसमें हमको बी केयरफुल होकर के रहना है, थोड़े दिन दूर रहना है, और प्रॉफिट मिल रहा है तो उसमें बुक कर लेना, और दूसरी बहुत सी कंपनी अवेलेबल है उसमें इन्वेस्टमेंट करना। इतना ही बोलूँगा। और मैं आपको लास्ट में ये बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना डिसीजन जो है फाइनल वो आपके एक्सपर्ट की गाइडलाइन से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ डिटेल के साथ में। लेकिन नाटो की जो मैंने आपको बात बताई वो ध्यान रखिएगा। और डिफेंस के अंदर कुछ अच्छा कुछ आता है तो वो मेटल सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और चाइना में से मैसेज आ चुका है कि दे आर वेरी बुलिश। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई डिटेल के साथ में। जय हिंद।